नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल वीडियो के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार 31 जुलाई को तीखी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 महीने पहले नॉर्थ ईस्ट में जातीय हिंसा भड़काने के बाद से ये महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का एकमात्र उदाहरण नहीं है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने 6 तीखे सवाल पूछे। अदालत ने केंद्र और मणिपुर से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा। चीफ जस्टिस का कहना है इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध सभी हिस्सों में हो रहे हैं। इसका एकमात्र उत्तर ये है, लेकिन मणिपुर के एक हिस्से में जो हो रहा है उससे आप इस आधार पर माफ नहीं कर सकते कि इसी तरह के अपराध वहां भी हो रहे हैं। सवाल ये है कि हम मणिपुर से कैसे निपटें। आप बताएं कि आप कह रहे हैं कि भारत की सभी बेटियों की रक्षा करें या किसी की भी रक्षा ना करें। बता दें, मणिपुर में जिन महिलाओं को नग्न घुमाया गया था और उनके साथ यौन हिंसा की गई, उन्होंने अपनी आप बीती के वायरल वीडियो से संबंधित एक नई याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। तमाम जाने माने वकीलों ने दलीलें दी। मणिपुर पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता से पूछा कि घटना 4 मई की है और 0 एफआईआर 18 मई को हो रही है। पुलिस को 14 दिन क्यों लगे एफआईआर करने में? पुलिस 4 मई से 18 मई के बीच क्या कर रही थी? चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा 4 मई को तत्काल एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? पुलिस को क्या परेशानी थी? सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के भीतर 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। कोर्ट ने इस पर भी ये सवाल पूछा कि अब तक कुल कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं। तुषार मेहता ने बताया कि अब तक उस पर्टिकुलर थाने में 20 एफआईआर दर्ज हुई हैं और राज्य में 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस पर सीजेआई ने कहा, एक और बात, आपने कहा कि कुल 6000 एफआईआर दर्ज हुई हैं, इसमें अलग अलग मामले क्या हैं? कितने एफआईआर में महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं? कितने में हत्या, आगजनी, घरों को जलाने जैसे अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं? व्यक्ति के खिलाफ अपराधों के बीच विभाजन क्या है? संपत्तियों के खिलाफ अपराध, पूजा स्थलों के खिलाफ अपराध। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सिर्फ एक वीडियो को लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि हम राज्य में जिस तरह की हिंसा हुई और वहां जो हो रहा है उसको लेकर पूरी तरह चिंतित हैं। मणिपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि वो घटना की सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जाए। सिब्बल ने कहा, यह स्पष्ट है कि पुलिस हिंसा करने वालों के साथ मिली हुई है। वो उन्हें भीड़ में ले गए। हमें उस राज्य पर क्या भरोसा है जो नागरिकों की रक्षा के लिए है? एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जरूरत है। महिला सुरक्षा और बेटी बचाने के नारों के बीच देश भर से बड़ी संख्या में वो गायब भी हो रही हैं। गायब होने वाली महिलाओं और बेटियों के ताजा आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। स्थिति ये है कि 2019 और 2021 के बीच 3 सालों में देश की 13,13,000 से अधिक लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। गायब होने में सबसे अधिक लगभग 2 लाख मध्य प्रदेश में थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल से लगभग 1,92,000 गायब हुई हैं। द हिंदू अखबार की एक खबर में बताया गया है कि पिछले सप्ताह संसद में पेश किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 2019 और 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हो गईं। ये डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा तैयार किया गया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई हुई है। इस मामले में कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। हालांकि इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में ज्ञानवापी को लेकर कहा है कि अगर उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, त्रिशूल हमने तो नहीं रखा, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्लाकर क्या कह रही हैं। मुसलमान समाज से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। मौर्य ने सोमवार को कहा, ज्ञानवापी मस्जिद है, इसीलिए मामला हाईकोर्ट तक गया है। विवाद की शुरुआत ही यहीं से हुई है कि वो मस्जिद है। जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो ज्ञानवापी मस्जिद ही है।
योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए मौर्य ने कहा, मुख्यमंत्री हाईकोर्ट से बड़े नहीं हैं, अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मौर्य ने कहा कि न्यायपालिका के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं बोलते हैं। बता दें, एक दिन पहले ही मौर्य ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा बीजेपी को भारी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञान वापी को लेकर योगी सरकार को घेरा है। ओवैसी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, कानून को फॉलो कीजिए। आप कानून को मान नहीं रहे हैं, आप मुसलमानों पर दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां दबाना चाहते हैं। मथुरा का जिक्र करते हुए ओवैसी कहते हैं, आज से 50 से 55 साल पहले मथुरा में हिंदू समाज के साथ समझौता किया गया था, कोर्ट में समझौता दिया गया, फिर भी इसी केस को खोल दिया गया है। ये सब इनकी सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा है। 400 साल से नमाज हो रही है, जब कानून बना दिया गया है तो उसका पालन करना चाहिए। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया है कि सरकार लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करा रही है, जो संसद का अपमान है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार को सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता पक्ष के सांसदों को भी हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करना चाहिए और वहां की जमीनी स्थिति को समझना चाहिए। वहीं पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा है कि हम चाहते हैं कि आज दोपहर 2 बजे संसद में मणिपुर पर चर्चा हो। विपक्षी सदस्य स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो पहले ही सदन के 9 महत्वपूर्ण दिन खराब कर चुके हैं। क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत कम हो रही है? एक तरफ तो उन्हें नवगठित गठबंधन इंडिया का प्रमुख और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हाल में आए एक टीवी चैनल के ओपिनियन पोल में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि नीतीश और नया गठबंधन बिहार में 2019 के लोकसभा चुनावों की बराबरी भी नहीं कर पाएगा। 2019 के लोकसभा चुनावों के समय बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच गठबंधन था। अब जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अब आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों से गठबंधन है। ये सभी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। इस गठबंधन को काफी शक्तिशाली माना जा रहा है, लेकिन टीवी चैनल का ओपिनियन पोल अभी भी बीजेपी गठबंधन की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मुताबिक बीजेपी एनडीए को 40 में से 24 और इंडिया को 16 सीटें मिल सकती हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वरिष्ठ पत्रकार शैलेश के मुताबिक इंडिया गठबंधन को सिर्फ 16 सीटें मिलने का तर्क समझ से बाहर है। बीजेपी की सीटें बढ़कर 20 होने की उम्मीद जताई गई है। इसका गणित भी समझना मुश्किल है। इन सब के बावजूद चैनल के सर्वे में बीजेपी को लोकसभा में बढ़त मिलने के गणित का कोई ठोस आधार नहीं है। बिहार में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का आधार भी खत्म नहीं हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 और सीपीआई-एमएल को 12 सीटें मिली थी। जेडीयू के 45 विधायक हैं, इन्हें भी नकारा नहीं जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि दोनों यानी कि पीएम मोदी और भाजपा राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। न्यूज क्लिक के साथ एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा कि पीएम मोदी एक खतरनाक व्यक्ति हैं जो राजनीतिक लाभ पाने के लिए अपनी शातिर रणनीति के तहत राम मंदिर पर हमला भी करा सकते हैं या किसी भी शीर्ष भाजपा नेता की हत्या भी करवा सकते हैं। मलिक ने 2019 के पुलवामा हमले का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि यह हमला पीएम मोदी ने जानबूझकर कराया था। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में सक्षम कोई व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सत्यपाल मलिक ने अपनी टिप्पणी में कहा, पीएम मोदी जानते हैं कि कैसे निर्ममता पूर्वक शासन करना है। उन्होंने कहा, उनके लिए अभी पद छोड़ना बेहतर है क्योंकि वो 2024 के आम चुनाव में सफल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बिना अनुमति वाले रास्ते से कांवड़ का जत्था डीजे के साथ निकालने की जिद पर अड़े कांवड़ियों पर कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बरेली हाईवे पर मुहर्रम जुलूस निकाल रहे लोगों के साथ कांवड़ियों का एक समूह आमने सामने आ गया था। कांवड़ियों का एक समूह मुस्लिमों के इलाके से जत्था निकालना चाहता था और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था।
इसके बाद रविवार को 3 पुलिस कर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया। एसपी अतुल शर्मा ने मीडिया को बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद जहानाबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रवीण कुमार और पुलिस चौकी प्रभारी आदित्य सिंह को कर्तव्य में लापरवाही के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव को घटना की जांच करने को कहा गया है। इससे पहले चौकी प्रभारी आदित्य सिंह ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 125 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के एक जवान ने जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ितों में 3 यात्री और एक आरपीएफ सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। आरोपी रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल की पहचान चेतन कुमार चौधरी के रूप में हुई। घटना सोमवार सुबह करीब 5 बजे वापी से बोरीवली से मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई। पीटीआई के मुताबिक आरोपी कांस्टेबल चेतन को मुंबई रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये घटना जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12956 के B5 में कोच में हुई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।